राजकारणी जीवनात मी कधी असा नेता बघितला. बारामती प्लेन क्रैश पर सबसे नया वीडियो। वो वीडियो जो प्लेन क्रैश जांच में नया सबूत बन सकता है, वो वीडियो जिसमें हवा में ही प्लेन उड़ जाता। बारामती में प्लेन क्रैश इस सबने देखा। सीसीटीवी वीडियो सामने आया, लेकिन एनडीटीवी के पास जो वीडियो हाथ लगा उसमें कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि अजीत पवार की अंतिम घड़ी, उनके आखिरी सफर में कुछ ना कुछ तो। क्रैश से ठीक पहले हवा में क्या हुआ, इन तस्वीरों का एक एक फ्रेम गौर से देखिए। सीसीटीवी में घड़ी की सुइयां सुबह 8:44 का वक्त दिखाती। इसी दौरान हवा में अजीत पवार का प्लेन नजर आता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, देखते ही देखते ये चार्टर्ड प्लेन हवा में ही मुड़ जाता है, यानी 90 डिग्री की तरफ घूम जाता है। इसी वीडियो से अब सवाल खड़े होते हैं, क्या हवा में ही प्लेन में कोई गड़बड़ी हुई? क्या पायलट ने विमान से कंट्रोल खो दिया? क्या ये टेक्निकल फॉल्ट या फिर मानवीय त्रुटि? क्या अजीत पवार की आखिरी उड़ान का सच आना बाकी? क्योंकि जैसे ही वीडियो उड़ा, उसके ठीक बाद ये आग के गोले में तब्दील हो गई। डीजीसीए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अभी एटीसी की बातचीत के आधार पर तैयार हुई है। इसमें विमान हादसे की टाइमलाइन का जिक्र है, मसलन प्लेन कब उड़ा, कब आखिरी बार देखा गया, एटीसी से क्या बात हुई, विजिबिलिटी का क्या फैक्टर था, ये सारी बातें कहेंगे। लेकिन प्लेन हवा में क्यों उड़ा, नीचे की तरफ क्यों झुकने लगा, कैसे टिल्ट हो गया, इसका कोई जिक्र नहीं। इसलिए सवाल तो है कि विमान हादसा हुआ कैसे। इस बीच एनडीटीवी ने उस शख्स को भी ढूंढ निकाला जो बारामती हवाई अड्डे पर अजीत पवार का इंतजार कर रहा था, जिनसे शायद आखिरी बार फोन पर अजीत पवार की बात हुई थी। ये पवार की राजनीतिक सलाहकार थी। हमारी बात जिला परिषद के जो चुनाव यहाँ पे महाराष्ट्र में चल रहे हैं उसके मुतालिक हुई थी और उनके लैंड करने के बाद हम बात करने वाले थे। और क्योंकि लैंड करने से पहले मैंने उनको एक मैसेज भेजा था जो मैं वेट कर रहा था उनको डिलीवर होने की, और वो डिलीवर नहीं हुआ मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो टाइम लगता है मुंबई से बारामती पहुँचने में। तब मैंने अपनी टीम को फ़ोन किया, जो टीम उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे स्ट्रिप पे खड़ी थी, कि क्या प्लेन लैंड हुआ। तो उन्होंने बताया कि सर लैंड हो रहा है, और बात करते करते ही वो लैंड जैसे ही हुआ, इट क्रैश लैंडेड। दैट इज व्हाट इट वाज। देन द मैसेज इज स्टिल अनडिलीवर्ड। अजीत पवार जिला परिषद चुनाव के लिए बारामती आ रहे थे, लेकिन उनका विमान उड़ान के बाद रनवे पर उतर ही नहीं पाया। 5 लोगों की जान चली गई। अब जांच में पता चलेगा कि आखिर प्लेन हादसे का संपूर्ण सच क्या है। जहां अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ, वहां हर तरफ सफेद पेपर फैले हुए दिखाई दिए। ये पेपर क्या कहानी बयां कर रहे हैं और क्या कागज के इन सफेद टुकड़ों से इस केस को सुलझाने में कोई मदद मिलेगी? इन तमाम सवालों के बीच अब बात उस तकनीक की जो ये समझने में सबसे अहम साबित होती है कि विमान में दुर्घटना से पहले आखिर हुआ क्या था। क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी आई? क्या मौसम ने उड़ान को प्रभावित किया? और फिर हादसे से ठीक पहले के आखिरी पलों में कॉकपिट के भीतर कैसी स्थिति बनी? Wind shear. अट्ठाईस जनवरी 2026, बारामती हवाई अड्डा, पुणे, महाराष्ट्र। कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं थमता, लेकिन घड़ी की सुइयां अक्सर रुक जाया करती हैं। जिस जगह विमान का मलबा है, हादसे के निशान है, ये वही बारामती है जहां से अजीत दादा पवार ने सियासत का कहरा सीखा। और समय का चक्र देखिए, उसी बारामती की धरती पर उनकी सांसें थम गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार प्लेन हादसे का शिकार हुए। प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई। शव की पहचान कलाई पर बंधी घड़ी से ही हुई।
यही वो प्लेन है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और पूरी तरीके से चकनाचूर यहाँ पर आपको पीछे ये टेल यहाँ पर देख सकती है। सबसे अहम बात मैं यहाँ पर आपको पहले तो दिखा दूं कि ये जो पूरी जगह है उसको पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। लोग हजारों की तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत अहम सुराग है। इसके अंदर जो भी जाँच होगी, इसके अंदर जो भी सुराग मिलेंगे वो यहीं से मिलेगा। आप देखिए कितने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि दादा आ रहे थे यहाँ पर एक 4 रैली को संबोधित करने वाले थे। वहां पर आप देखिए कितने सारे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है और जो पूरे प्लेन के पार्ट्स है पूरे इस क्षेत्र में फैले हुए हैं। सब कुछ तो ठीक था। डिप्टी सीएम अजीत पवार का शेड्यूल तय था। जिला परिषद के चुनाव के लिए बारामती आना था। सुबह 6 बजे उठने और रात बजे सोने वाले अजीत दादा मुंबई में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चार्टर्ड प्लेन का रोस्टर तैयार था, साथ ही पहुंच चुके थे। वक्त सुबह 8:10। मुंबई के हवाई अड्डे से लियरजेट 45 चार्टर्ड प्लेन रनवे पर दौड़ता हुआ उड़ान भरता है। रफ्तार करीब 900 किलोमीटर और चंद सेकंड के अंदर ही ये प्लेन करीब 19,000 फीट यानी करीब 6 किलोमीटर का एल्टीट्यूड हासिल कर लेता है। प्लेन के डेस्टिनेशन पहले से ही तय था। मुंबई से बारामती की हवाई दूरी करीब 170 किलोमीटर है और इसे कवर करने के लिए 30 से 35 मिनट का वक्त लगता है। अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे वो पहले से ही ट्रायल टेस्टेड था। पिछले चुनाव में भी इसी प्लेन का इस्तेमाल किया था। प्लेन के अंदर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और केबिन क्रू बिल्कुल सहज और सामान्य। वक्त के साथ प्लेन भी आगे बढ़ता रहा। वक्त सुबह 8:18। जैसे ही घड़ी के कांटे ने 8:18 को छुआ, पहली बार विमान के पायलट की बारामती एटीसी से बातचीत हुई। चूंकि बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, इसलिए एयर ट्रैफिक की जानकारी फ्लाइट ट्रेनिंग संगठन के जरिए प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अजीत पवार और प्लेन में बैठे लोगों को क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला था। ये थोड़ी एक ऊंची सी ढलान है और इस ढलान पे यहाँ पर आप देखें कि ये पूरा एक रनवे है, एक मेकशिफ्ट रनवे यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पर। और इसी जगह पर आप देखिए आगे चल के यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा और आगे हम आते हैं, यानी कि ये देखिए ये जो पूरी सड़क है और वहां पर से आप देखिए कि वो जो मार्ग आपको दिख रहा है, कैमरा पर्सन अमर से कहूँगा कि थोड़ा और जूम करके आपको दिखा दे, तो यहाँ पर इस प्लेन को लैंड करना था। अब इस सीक्वेंस को थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। वक्त सुबह 8:34। अचानक प्लेन से सर्विलांस सिग्नल बंद हो गए, लेकिन चंद सेकंड बाद पायलट और एटीसी दोनों ने राहत की सांस ली क्योंकि सिग्नल फिर से ऑन हो गए। अब पुणे से गुजरने के बाद बारामती से करीब 30 नॉटिकल माइल्स पहले एक बार फिर बात हुई। बताया जा रहा है कि उस दौरान विजिबिलिटी कम थी। पायलट से कहा गया कि अपने हिसाब से लैंडिंग का फैसला ले। दरअसल बारामती हवाई पट्टी पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से खराब मौसम में लैंडिंग पूरी तरह से पायलट की नजर और उसे दिखने वाले विजुअल्स पर डिपेंड करती है। हालांकि प्लेन के क्रू को बताया गया कि हवा ठीक है, विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर, लेकिन जानकारी के मुताबिक पायलट को लैंडिंग में दिक्कत हो रही थी। यहाँ से वो प्लेन आ रहा था। पहली बार जब प्लेन यहाँ पर आया तो वो लैंड नहीं कर पाया। पायलट ने कहा कि उसे रनवे नहीं दिख रहा है। उसने एटीसी टावर से जब संपर्क किया तो उसने कहा कि हमें रनवे नहीं दिख रहा है, इसलिए हम गो राउंड करेंगे। यानी कि जो आई विटनेस थे वो बता रहे थे कि प्लेन रनवे के बहुत नज़दीक आता है, लेकिन यहाँ पर ठीक सामने से देखिए, यहाँ पर एक ठीक सामने से एक बार फिर से वो पूरा गो राउंड करता है और गो राउंड करके यहाँ से एक बार फिर से लैंडिंग करने की वो कोशिश करता है। लेकिन एक बार फिर से जब पायलट से पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसे रनवे नहीं दिख रहा है। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए, निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। कैप्टन सुमित कपूर ने इसी बात को एटीसी से कन्वे किया था। रनवे सही से नहीं दिख रहा था, इसलिए शायद पहली कोशिश में वो वापस लौट गए, यानी प्लेन एक चक्कर लगा चुका था। अब पायलट से फिर से पूछा गया कि क्या रनवे दिख रहा है। उनका जवाब आया
कि रनवे नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उन्होंने कहा कि रनवे दिखने लगा है। अब यहाँ से एक छोटा सा 30 मीटर की खाई है। अब आप देखिए कि मैं चल के जा रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए कि कितना दूर है। यहाँ पर अब इस एक्सटेंडेड पोर्शन है जो रनवे है, और रनवे से ठीक आगे अब मैं धीरे धीरे यहाँ से चल के जा रहा हूँ। महज आप समझिए कि 50 से 60 मीटर का ये पूरा डिस्टेंस होगा। अब देखिए यहाँ से अब ये घास शुरू हो चुके हैं, और जैसे ही ये जो हिल टॉप एरिया है और 30 से 40 फुट की एक खाई है इस रनवे के ठीक पास, यहाँ पर देखिए, और फिर ये यहाँ से वो मिस कर देता है और यहाँ पर आके गिर जाता है। अब देखिए कि किस तरीके से मलबा यहाँ पर प्लेन का पड़ा हुआ पूरी तरीके से चकनाचूर। वक्त सुबह 8:43। खड़ी में जैसे ही 8:43 हुए, जहाज में सब कुछ बदल जाता है। फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक 8:43 पर सिग्नल मिलना फिर बंद हो जाता है। तब प्लेन मंजिल से करीब 20 किलोमीटर दूर था, यानी मंजिल करीब थी। एटीसी की तरफ से अजीत पवार के प्लेन को 8:43 पर लैंडिंग का क्लियरेंस मिल चुका था, लेकिन प्लेन से कोई जवाब नहीं आ रहा था। प्लेन रडार से गायब हो चुका था। फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस ADS-B एक्सचेंज के मुताबिक उस वक्त प्लेन 1016 मीटर की ऊंचाई पर था और उसकी रफ्तार 237 किलोमीटर प्रति घंटा। सवेरे का टाइम था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध होती है, तो पायलट जो है वो ATC से कहता है कि उसे रनवे साफ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए कि जहाँ पर इस वक्त मौजूद है ये एक्सटेंडेड पोर्शन है पूरे रनवे का जहाँ पर हम हैं, और वो ठीक पीछे जो वाइट वहाँ पर स्ट्रिप दिख रही है उसके आगे इस प्लेन को लैंड होना था। तो यहाँ पर होता गया है, तो पायलट कहता है कि उसे रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। तब ATC उसे कहती है कि आप एक गो राउंड करिए, यानी कि बहुत नज़दीक आने के बाद प्लेन यहाँ से गो राउंड करता है पूरी तरीके से घूमकर। यहाँ पर आप देखें कि ये पूरा बारामती का जो इलाका है यहाँ से पूरी तरीके से घूमकर वो एक बार फिर से यहाँ पर आता है। वक्त सुबह 8:44। ठीक 1 मिनट बाद ATC को रनवे 11 के पास आग दिखना चालू हुई। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो इस CCTV में कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक करीब 8:45 पर प्लेन पूरी तरह क्रैश हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। इसके बाद 8:46 पर CCTV में आग की तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं। प्लेन आग का गोला बन चुका था। लेकिन CCTV देखने पर लगता है कि विजिबिलिटी तो थी, अच्छी खासी थी। कहा भी गया कि 3 किलोमीटर तक दिख रहा था, तो फिर अचानक क्या हो गया? 15,000 से ज्यादा घंटे विमान उड़ाने के एक्सपीरियंस वाले पायलट ने विजिबिलिटी का मुद्दा क्यों उठाया होगा? गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे ATC से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड ATC है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। यह हादसा बारामती के पास गोजूबावी गांव में हुआ। NDTV की टीम मौके पर सुबह पहुंच चुकी थी। वहां पूरे इलाके में मलबा फैला था, कागज के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। अजीत पवार की सीट वाली तस्वीरें भी सामने आई। उनके हाथ में जो घड़ी थी, पहचान उसी से हुई। फोरेंसिक्स की टीम मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू कर दी। की जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम है काले कपड़ों में और साथ ही एप्रॉन पहन के वहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। जांच शुरू हो चुकी है और अपने साथ कई सारे इक्विपमेंट्स वो लेके आए हैं और यहाँ से अब ये जांच शुरू होगी, वो समझने की कोशिश करेगी। आप देखिए कि किस तरीके से वो बातचीत हो रही है कि उस तरफ से मेरे ठीक पीछे उस तरफ से वहाँ से वो प्लेन नीचे आ रहा था, रनवे पर लैंड करना था। ये मेकशिफ्ट रनवे है, प्रॉपर ये एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पर ये मेकशिफ्ट रनवे बनाया गया था। और दूसरी एक बात, सबसे अहम महत्वपूर्ण बात कि जो ILS होता है, जो रनवे पर जो लेफ्ट और राइट साइड में जो लाइट्स लगी होती है जिससे कि रनवे दिखाई दे, वैसी लाइट्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई रहेगी। प्लेन में कोई तकनीकी खराबी थी कि नहीं, ये जांच का बहुत अहम पहलू रहेगा। सोचिए, 1 घंटे से भी कम वक्त की फ्लाइट थी, मुंबई से बारामती ही तो जाना था।
लेकिन चंद मिनटों में कुछ ऐसा हुआ कि एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्लेन रनवे की बजाय उससे पहले खाई में गिरा और देखते ही देखते महाराष्ट्र की सियासत के एक अध्याय का अंत हो गया। अजीत पवार के साथ हुए विमान हादसे की इस दुखद घटना से कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल तकनीकी भी है कि क्या उसमें कोई दिक्कत आई थी। जिस तरीके से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ, वहां हर तरफ सफेद पेपर फैले हुए दिखाई दिए। ये पेपर क्या कहानी बयां करते हैं और क्या कागज के इन सफेद टुकड़ों से इस केस को सुलझाने में कोई मदद मिलेगी? तमाम सवालों के बीच हम तकनीकी दिक्कत की भी बात कर रहे हैं, जो समझने में सबसे अहम साबित होती है कि विमान में दुर्घटना से पहले आखिर क्या हुआ था, क्या दिक्कत आई थी जिस वजह से विमान क्रैश हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति को हिला देने वाली सबसे बड़ी घटना, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार का प्लेन क्रैश। बारामती में लैंडिंग करते वक्त उनका लियरजेट 45 विमान क्रैश हो गया। हादसा सुबह 8:45 से 8:48 के बीच हुआ और विमान जमीन से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। फॉरेंसिक और जो जांच अधिकारियों की जो टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है। आप देखें तस्वीरों में किस तरीके से जो फॉरेंसिक की टीम है वो अपने इक्विपमेंट्स लेके यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि नीचे उतरना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो रनवे है वो एक टेबल टॉप रनवे है, यानी कि एक थोड़ी सी ऊंचाई पर ये रनवे यहाँ पर बना हुआ था और उसके ठीक नीचे ये 30 से 40 फुट गहरी ये खाई है जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। महत्वपूर्ण बात कि जो ILS होता है, जो रनवे पर जो लेफ्ट और राइट साइड में जो लाइट्स लगी होती है जिससे कि रनवे दिखाई दे, वैसी लाइट्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई रहेगी। प्लेन में कोई तकनीकी खराबी थी कि नहीं, ये जांच का बहुत अहम पहलू रहेगा। आप देखिए कि किस तरीके से जो पूरी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, साथ ही पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद है। उन्होंने पूरी तरीके से इस इलाके को घेर लिया है और इसे घेरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो मलबा है इस प्लेन क्रैश का, आप देखिए कि मलबा कितने लंबे दायरे में, देखिए कितने लंबे जो एरिया है वहाँ पर ये पूरा अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है। बट वहाँ पर आपको देखिए कि दूर वहाँ पर जो प्लेन के पहिए हैं वो आपको नज़र आएंगे, जो प्लेन के अलग अलग पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, दूसरे जो प्लेन के जो 2 पहिए हैं आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो अलग अलग जगहों पर जो इस प्लेन का जो मलबा है वो गिरा हुआ है। अब उसके अंदर से एक एक चीज़ों को जांच करना, उसे इन्वेस्टिगेट करना, वो काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा। इस दर्दनाक विमान हादसे के बाद एक बार फिर से ब्लैक बॉक्स की चर्चा होने लगी है, क्योंकि यही वो इंस्ट्रूमेंट है और यही वो तकनीक होती है जो किसी भी विमान हादसे के कारणों का खुलासा करती है। इस ब्लैक बॉक्स में विमान के अंदर होने वाली हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, इसलिए विमान हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स की तलाश सबसे अहम हो जाती है। बारामती में हादसे का शिकार हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। दरअसल ब्लैक बॉक्स एक तरह से फ्लाइट रिकॉर्डर होता है। इसमें विमान और उस उड़ान से जुड़ा पूरा डेटा महफूज रहता है। ब्लैक बॉक्स विस्फोट, टक्कर, आग, हाई टेम्परेचर और पानी से भी सिक्योर रहता है, जिससे हादसे के बाद भी फ्लाइट के अंदर की गतिविधियों वाला डेटा सिक्योर और सुरक्षित रहता है। यह विमान हादसों की वजह को समझने और भविष्य में उन्हें रोकने के लिए जरूरी है। इसलिए ब्लैक बॉक्स विमान हादसों की जांच के लिए एक जरूरी गैजेट माना जाता है। ब्लैक बॉक्स जिसमें आपका FDR एंड CVR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर
एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों रहते हैं। अब ये होता क्या है कि एफडीआर में जो भी मैन्यूवर्स एयरक्राफ्ट ने किए, अगर उसने लेफ्ट लिया तो लेफ्ट टर्न का, राइट लिया तो राइट टर्न का, स्पीड कितनी बढ़ी, स्पीड कितनी कम हुई, और कॉकपिट में जितनी बातचीत हुई है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, माना जा सकता है कि जो पायलट होगा उसको ज्यादा प्रेशर होगा कि हाँ वीवीआईपी मूवमेंट्स में हमेशा रहता है, हम लोग को भी रहता है कि वीवीआईपी मूवमेंट्स में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी डेडिकेशन टू लैंड ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो वीवीआईपी को हम लेके आ रहे हैं उनको हमें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन एज अ पायलट हमेशा हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ता है सेफ्टी कम फर्स्ट, ताकि अगर मान लीजिए कोई हमें रनवे में लैंडिंग करने में समस्या आ रही है तो हम लैंडिंग नहीं करेंगे, हम ऑल्टरनेट पे जाएंगे। और यही इकलौता एक रास्ता था जो अगर फॉलो किया जाता तो शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन असल में ये बॉक्स चमकीले ऑरेंज कलर का होता है ताकि मलबे में भी आसानी से नजर आ जाए। इस बॉक्स में दो अहम इकाइयां होती हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर। एफडीआर विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की सिचुएशन और हजारों तकनीकी डेटा पॉइंट रिकॉर्ड करता है, यानी मशीन ने क्या महसूस किया ये बताता है। वहीं सीवीआर कैप्चर करता है पायलटों की बातचीत, एटीसी से उसके कम्युनिकेशन और कॉकपिट के हर एम्बिएंट साउंड, यानी इंसानों ने क्या सोचा और क्या निर्णय लिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार के विमान ने क्रैश होने से पहले एक गोल चक्कर लगाया, फिर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन पायलट का नियंत्रण विमान से हट गया, हादसा हो गया। जब बॉम्बे से बारामती तक पहुंच गया एयरक्राफ्ट, सब कुछ सारे प्रोसीजर फॉलो करके जब वहां पे पहुंचा तो उनको एक विजुअल अप्रोच करना था, जो कि करने में कठिनाई हुई। जैसा अभी के रिपोर्ट्स में और वहाँ के जो एटीसी ने बयान दिया है कि एयरक्राफ्ट आने के बाद, वहाँ पे एटीसी नहीं था लेकिन जो वहाँ पे विजुअल्स थे, पुणे एटीसी ने जो बताया कि वो पहले 29er रनवे दूसरी एंड्स ऑफ रनवे 29er से आए और उन्होंने अप्रोच बनाया और वहाँ पे उन्होंने एक गो अराउंड मारा, मतलब वो फिर से दोबारा एयरपोर्ट हो गए। शायद वो निगरानी कर रहे हो कि मुझे रनवे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या फिर वो ये भी हो सकता है कि वो बस देखना चाह रहे हो कि विजिबिलिटी कैसी है, या फिर उनको दिक्कत ये भी आ सकती है कि रनवे देखने में दिक्कत आ सकती है, ये भी हो सकता है। फिर वो दूसरे एंड से, मतलब रनवे 11 की तरफ से आए और उन्होंने बोला कि रनवे मुझे दिख रहा है, अब मैं जाके लैंड कर सकता हूँ। ओके, लेकिन जो वो रनवे समझ रहे थे शायद वो रनवे नहीं था और उनको ये बड़ा हादसा हो। लेकिन अगर इसी जगह पे एक आईएलएस रहता या फिर एक बीओआर रहता तो एक पायलट को पूरी तरह से हेल्प होता कि इतने एडवांस एयरक्राफ्ट, एक लेयर जेट 45 एक साथ की मदद से वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लैंड कर सकते। चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर कैसे ब्लैक बॉक्स इतने भीषण हादसों के बाद सुरक्षित बच जाता है। दरअसल ब्लैक बॉक्स को बेहद कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहने के लिए बनाया जाता है। इस पर टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील जैसी मजबूत मटेरियल की मोटी परत होती है जो 3400 गुना गुरुत्व बल तक झेल सकता है। ये आग में 1 घंटे तक 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान झेल सकता है। साथ ही 6000 मीटर गहरे पानी में 30 दिन तक काम कर सकता है। में 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो लो विजिबिलिटी की वजह से, दूसरा कि जब शॉर्ट फाइनल पे होता है तो पावर भी बहुत कम रहता है एयरक्राफ्ट में, तो उस मोमेंट पे अगर आप लो हो बराबर और आपको अगर टर्न मारने जाते हो तो आपके पास एयरक्राफ्ट में पावर नहीं और लोड तो है ही, तो उसकी वजह से टॉपल हो सकता है एयरक्राफ्ट। और वहां पे गड्ढे थे सब, तो गड्ढे में टॉपल होके गिर गया है जहाज। जाहिर महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार को नाम जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी अलग पहचान और मुकाम हासिल किया था। वो अपने प्रशासनिक क्षमता और कार्यशैली के लिए पहचाने जाते थे। ऐसे में उनका निधन कई सवालों को अपने पीछे छोड़ दिया और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब छिपा हो सकता है ब्लैक बॉक्स, जिसकी जांच के बाद खुलासा होगा कि उन आखिरी लम्हों में विमान के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अजित पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई।